क्या कभी ध्यान गया है कि उज्ज्वल शब्द की स्पेलिंग लिखते समय अक्सर ज्यादातर लोग गलती क्यों कर देते हैं? हाँ, वो दो ज वाली गलती। बिल्कुल, ज्यादातर लोग इसमें एक पूरा ज और एक आधा ज लगा देते हैं। लेकिन अगर सही स्पेलिंग देखी जाए तो उसमें दोनों ज आधे होते हैं। जो कि देखने में थोड़ा अजीब लगता है। हाँ, पर ये कोई रैंडम नियम नहीं है जो किसी ने बस ऐसे ही बना दिया हो। हमारे मुंह के अंदर एक सीक्रेट कोड काम कर रहा है, एक ऐसा विज्ञान जो तय करता है कि हिंदी भाषा के शब्द कैसे बनेंगे, कैसे जुड़ेंगे और कैसे टूटेंगे। और उस सीक्रेट कोड को डिकोड करने के लिए ही आज इस गहन अध्ययन में हमारे सामने किसी के हाथ से लिखे हुए हिंदी व्याकरण के नोट्स का एक बहुत ही दिलचस्प स्टैक है, जो कि पहली नजर में किसी जटिल गणित के फॉर्मूले जैसा लगता है। सच में पहली नजर में देखने पर ये पन्ने किसी मैथमेटिकल इक्वेशन से कम नहीं लगते। मतलब इसमें कुछ आकृतियां हैं, नंबर हैं, डॉट्स हैं और ऐसे नियम हैं जो एक दूसरे से टकराकर रहस्यमयी तरीके से रूप बदल रहे हैं। हाँ, ऐसा लगता जैसे ये किसी अलग ही दुनिया की लिपि हो। जब मैंने पहली बार इन नोट्स को देखा तो सच कहूं मुझे वही स्कूल वाली घबराहट महसूस हुई। वो परीक्षा वाली फीलिंग है ना? एकदम वही। व्याकरण के नियम अक्सर रटने वाली चीज लगते हैं, लेकिन इन नोट्स को जिस तरह क्रमानुसार यानी बिल्कुल सीरियल वाइज बनाया गया है उससे एक पूरी कहानी नजर आती है। बिल्कुल, और यही इस टैग की सबसे खास बात है। तो हमारा आज का मिशन इन्हीं नोट्स के जरिए व्यंजन संधि के इस कॉम्प्लिकेटेड लगने वाले विषय को डीकोड करना है और इसे सीरियल वाइज समझना है। ठीक है, आइए इसको थोड़ा खोल कर देखते हैं। हाँ, अगर हम इसे ध्यान से समझें तो ये दिखाता है कि सदियों से इंसानी आवाज, मतलब हमारी जो वोकल कॉर्ड्स हैं, वो किस तरह से शब्दों को बोलने में आसानी ढूंढती आई हैं। व्याकरण असल में हमारी सांसों की और जीभ की इकोनॉमी है। ब्रेथ इकोनॉमी, मतलब कम से कम मेहनत में ज्यादा से ज्यादा साफ बात कहना। बिल्कुल वही, सांसों की इकोनॉमी। ये तो एक बहुत ही नया और अलग नजरिया है। नोट्स के पहले पन्ने पर एक बुनियादी परिभाषा दी गई है जो इस पूरी चर्चा की नींव रखती है। हाँ, व्यंजन संधि की परिभाषा। लिखा है, जब किसी व्यंजन का किसी स्वर या दूसरे व्यंजन से परस्पर मेल होता है तो जो विकार या बदलाव उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। लेकिन इस परिभाषा के ठीक नीचे एक बहुत ही दिलचस्प संस्कृत कनेक्शन है। हाँ, वहाँ हल शब्द का जिक्र किया गया है। संस्कृत व्याकरण में व्यंजन को हल कहा जाता है। हल, इसका क्या मतलब हुआ? इसका सीधा अर्थ है शुद्ध व्यंजन। इस बात को ऐसे समझते हैं, जब हम कहते हैं क या प तो उसमें प्राकृतिक रूप से अ स्वर की ध्वनि छुपी होती है। अच्छा, मतलब पीछे से अ की आवाज आती ही है। सही कहा। अगर हमें सिर्फ एक शुद्ध व्यंजन चाहिए जिसमें कोई स्वर न मिला हो तो हमें उस अ को हटाना पड़ता है। और यहीं पर वो तिरछी रेखा काम आती है जिसे हम अक्षर के नीचे लगाते हैं, हलंत। एकदम सही पकड़े। अगर मैं इसे अपने नजरिए से देखूं तो ये हलंत किसी गणित के माइनस साइन की तरह काम कर रहा है। जैसे ही किसी अक्षर के नीचे हलंत लगा, उसने उस व्यंजन में से उसकी डिफॉल्ट स्वर की आवाज को माइनस कर दिया। बहुत बढ़िया एनालॉजी है ये। तो अब वो अक्षर आधा रह गया। हाँ, ये माइनस साइन वाली एनालॉजी बहुत सटीक है। वो हलंत ही उस अक्षर को दूसरे अक्षर के साथ रासायनिक रूप से जुड़ने के लिए तैयार करता है। मतलब जब तक स्वर है वो किसी से जुड़ेगा नहीं। बिल्कुल, जब तक किसी अक्षर में स्वर मौजूद है वो अपने आप में पूर्ण है, उसे किसी बाहरी सहारे की जरूरत नहीं है। हलंत उसे अधूरा बनाता है, उसे एक ऐसा हुक देता है ताकि वो आगे आने वाले अक्षर के साथ संधि कर सके। अच्छा, अब नोट्स के अगले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं जहां क्रमानुसार पहला नियम दिया गया है। और यहाँ मुझे सच में लगा कि मैं व्याकरण नहीं, मैथ्स की किताब पढ़ रही हूँ। हाँ, वो जो फॉर्मूला लिखा है। हाँ, यहाँ बकायदा एक फॉर्मूला लिखा है, 3/5 एरो 1, यानी 3 और 5 बदलकर 1 हो जाते हैं। हाँ, इसका मतलब किसी भी वर्ग का तीसरा और पांचवा अक्षर अगर टूटता है तो वो उसी वर्ग का पहला अक्षर बन जाता है। इसे थोड़ा ध्रुवानी विज्ञान के नजरिए से देखते हैं। हिंदी वर्णमाला वर्गों में बटी है, क वर्ग, च वर्ग, त वर्ग वगैरह। त वर्ग का उदाहरण लेते हैं। ठीक है, त, थ, द, ध, न। यहाँ त पहला अक्षर है, द तीसरा है और न पांचवा। फॉर्मूला ये कह रहा है कि अगर किसी संधि शब्द में द या न है और हम उसे बीच से तोड़ते हैं तो वो वापस त बन जाएगा। इसके उदाहरण बहुत दिलचस्प हैं, जैसे जगदम्बा। नोट्स के मुताबिक जब इसे तोड़ते हैं तो ये जगत प्लस अम्बा बनता है। यहाँ द बदलकर त हो गया हलंत के साथ। और इसी तरह सन्मार्ग, जो टूटकर सत
प्लस मार्ग बनता है। यहाँ 5वां अक्षर न बदलकर त हो गया। लेकिन मेरे मन में एक सवाल आ रहा है। बताइए। हम त को द में बदल ही क्यों रहे हैं? मतलब क्या ये सिर्फ उच्चारण को बिगाड़ना नहीं है? नहीं, ये उच्चारण बिगाड़ना बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये शरीर का अपना एकॉस्टिक एडजस्टमेंट है। वो कैसे? देखिए, जब कोई जगत और अंबा को अलग अलग बोलता है तो उसे बीच में एक माइक्रो सेकंड के लिए रुकना पड़ता है। अब अगर कोई इसे बिना रुके एक साथ तेजी से बोलने की कोशिश करे तो क्या होगा? कोशिश करके देखते हैं। जगतम्बा, जगतम्बा, जगदम्बा। अरे हुआ ना बदलाव? हाँ। जब इसे तेजी से बोला जाता है तो मुंह से त की जगह अपने आप द निकल रहा है। यही वो साइंटिफिक ब्लूप्रिंट है। त और द बोलते समय जीभ दांतों के पीछे बिल्कुल एक ही जगह टकराती है। फर्क सिर्फ इतना है कि द बोलते समय हमारी वोकल कॉर्ड्स ज्यादा वाइब्रेट करती हैं। अच्छा, और क्योंकि आगे आने वाला अक्षर अ है जो अंबा का अ है। बिल्कुल। और वो एक स्वर है जिसमें भारी वाइब्रेशन होता है, तो शरीर उस वाइब्रेशन के लिए पहले से ही तैयारी कर लेता है और त को द में बदल देता है। मतलब शरीर पहले गियर शिफ्ट कर लेता है। एकदम सही। ये कोई रटा हुआ नियम नहीं है, बल्कि हमारी एनाटॉमी का एक प्राकृतिक रिफ्लेक्स है। तो ये व्याकरण नहीं है, ये तो हमारे मुंह का एक स्मार्ट शॉर्टकट है। हम कम मेहनत में काम चलाना चाहते हैं। हाँ, इंसानी फितरत है। इस प्रवाह वाले कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखते हुए नोट्स के अगले पन्ने पर चलते हैं। अब यहाँ उन शब्दों की बात हो रही है जहाँ दो एक जैसे अक्षर आपस में टकराते हैं, मतलब डबल लेटर्स। जैसे डबल ज, डबल च, डबल ल। या टकराती है तो ये त ही होता है जो विच्छेद के बाद सामने आता है। जैसे वही शब्द जिसे हमने शुरुआत की थी, उज्ज्वल। ये टूटकर बनता है उत प्लस ज्वल। अब यहाँ दोनों तरफ ज नहीं है, एक तरफ त है और दूसरी तरफ ज्वल का आधा ज। इसी तरह सत चरित्र बनता है सत प्लस चरित्र, और तल्लीन बनता है तत् प्लस लीन। बिल्कुल। अगर किसी को ये गहराई से पता हो कि उत के साथ ज्वल जुड़ रहा है, जहाँ त आधा है और ज्वल का ज भी आधा है, तो उज्ज्वल में पूरा जल लिखने की वो आम गलती कभी नहीं होगी। हाँ, क्योंकि दोनों आधे अक्षर मिलकर वो स्पेलिंग बनाते हैं। लेकिन मुझे एक बात बहुत अजीब लग रही है। ये हलंत वाला त किसी मास्टर की तरह बर्ताव क्यों कर रहा है? मास्टर की? हाँ, मतलब सामने ज हो, च हो या ल हो, शब्द को तोड़ते ही अंदर से हमेशा त ही बाहर आ जाता है। आखिर इस सब का मतलब क्या है? क्या त कोई जादूगर है जो हर रूप में ढल जाता है? ये सवाल बहुत ही स्वाभाविक है। इसका कारण मुंह के अंदर त के उच्चारण स्थान में छुपा है। अच्छा जी। जीभ जब त बोलती है तो वो ऊपर के दांतों के ठीक पीछे लगती है, जिसे एल्वियोलर रिज कहते हैं। यह हमारे मुंह का बिल्कुल सेंट्रल पॉइंट है, एक न्यूट्रल गियर की तरह। न्यूट्रल गियर? जी हाँ। जैसे गाड़ी न्यूट्रल गियर से किसी भी दूसरे गियर में आसानी से जा सकती है, वैसे ही जीभ इस सेंट्रल पॉइंट से आसानी से ज, ल या च की पोजीशन की तरफ फिसल सकती है। तो मतलब त से शिफ्ट होना सबसे आसान है। बिल्कुल। जब कोई उत और चारण को तेजी से बोलता है तो जीभ त बोलने के लिए दांतों पर जाने के बजाय सीधे च के उच्चारण स्थान यानी तालू पर चली जाती है। तो वो त अगले अक्षर का रूप ले लेता है ताकि फ्लो में कोई रुकावट ना आए। वाह, ये सुनकर ऐसा लग रहा है जैसे हर अक्षर का अपना एक मनोविज्ञान है। इसी साइकोलॉजी को आगे बढ़ाते हैं। नोट्स के अगले सेक्शन में एक और दिलचस्प बदलाव है। यहाँ श, जो षटकोण वाला श है, वो ध्वनि टूटकर स यानी सड़क वाला स बन रही है। इसके उदाहरण भी बहुत आम हैं जो हम रोजमर्रा की भाषा में इस्तेमाल करते हैं। सुषमा टूटकर बनता है सु प्लस समा और अभिषेक बनता है अभि प्लस सेक। लेकिन श और स तो बिल्कुल अलग ध्वनियां हैं। एक में सीटी जैसी आवाज है, दूसरे में भारीपन है। हाँ। यहाँ मुंह क्या कर रहा है? स बोलते समय जीभ दांतों के पीछे रहती है, इसे दंते कहते हैं। लेकिन श बोलते समय जीभ मुड़कर तालू के पिछले हिस्से को छूती है, जिसे मूर्धा कहते हैं। पोजीशन बिल्कुल बदल जाती है। हाँ। जब स से पहले ई या ऊ जैसे स्वर आते हैं, जैसे अभी में ई या सु में ऊ, तो हवा मुंह के अंदर इस तरह घूमती है कि जीभ अपने आप पीछे की तरफ खींच जाती है। ई बोलने के ठीक बाद स बोलना एनाटॉमिकली काफी मुश्किल है। अच्छा, इसलिए जीभ प्राकृतिक रूप से श की पोजीशन ले लेती है और ध्वनि भारी हो जाती है। कमाल का तालमेल है शरीर के अंदर। बिल्कुल। और यहाँ एक बहुत ही बारीक चीज है जिस पर ध्यान जाना चाहिए। जिसने भी ये नोट्स बनाए हैं उसकी नजर बहुत पैनी है।
नोट्स में सुषमा के पास एक विशेष टिप्पणी लिखी है कि समा के स में हलंत नहीं लगा है क्योंकि अंत में आ का स्वर है। बहुत जरूरी पॉइंट है ये। जबकि अभिषेक में जो सेक आता है उसके क पर हलंत लगा है, ये बताने के लिए कि यहाँ स्वर नहीं है। यही बारीकी इस विषय को खूबसूरत बनाती है। यह दिखाता है कि हलंत कोई पन्ने पर की गई डिजाइन या सजावट नहीं है। ये एक तकनीकी टूल है। अगर अंत में स्वर है तो हलंत की कोई जरूरत नहीं। जहां शुद्ध व्यंजन है वहां हलंत अनिवार्य है। अब यहाँ मुद्दा सच में बेहद दिलचस्प हो जाता है। अब उस हिस्से पर आते हैं जो नाक से बोली जाने वाली ध्वनियों यानी नेजल साउंड्स के बारे में है। नियम 4 और 5। हाँ, नोट्स बताते हैं कि अगर किसी शब्द के अंत में न आता है तो वो टूटकर न में बदल जाता है और नीचे हलंत लग जाता है। जैसे प्रणाम बनता है प्र प्लस नाम, परिणाम है परि प्लस नाम। लेकिन यहाँ भी वही सवाल उठता है जो पहले था, न को ण में बदलने की क्या जरूरत आ पड़ी? क्या हम सीधे प्रणाम नहीं बोल सकते थे? बोल तो सकते हैं, लेकिन शरीर को उसमें ज्यादा ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी। ऊर्जा कैसे? ध्यान दीजिए कि प्रणाम या परिणाम में र की ध्वनि आ रही है। हाँ। र बोलते समय जीभ पीछे की तरफ मुड़ती है। जब जीभ पहले से ही पीछे मुड़ी हुई है तो उसके तुरंत बाद दांतों के पास आकर न बोलना मुश्किल होता है। ओहो, तो जीभ वहीं पीछे रहते हुए नेजल साउंड निकालती है। बिल्कुल, जो अपने आप ण बन जाता है। तो ये फिर से उसी ब्रेथ इकोनॉमी का हिस्सा है। लेकिन अब आता है इन नोट्स का एक ऐसा नियम जो शायद हम सबने रोज इस्तेमाल किया है। वो बिंदी वाला नियम। हम संधि विच्छेद करते हैं तो वो ऊपर लगा बिंदु हलंत वाले म में कन्वर्ट हो जाता है। ये हमारी भाषा की सबसे बेहतरीन शॉर्टकट तकनीक है। संविधान शब्द को ही लें, ये टूटकर सम प्लस विधान बनता है। इसी तरह अलंकार टूटता है अलम प्लस कार में। मुझे बिंदी देखकर हमेशा कंप्यूटर की .zip फाइल की याद आती है। जिप फाइल? वो एनालॉजी कैसे काम करती है यहाँ? देखिए, एक जिप फाइल स्क्रीन पर बस एक छोटा सा आइकन लगती है, देखने में बहुत साधारण। लेकिन जब हम उस पर राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट करते हैं, जैसे हम यहाँ शब्दों की संधि तोड़ रहे हैं, तो उस छोटी सी बिंदी के अंदर से एक पूरा का पूरा आधा म अक्षर बाहर निकल आता है। अरे वाह! है ना? वो बिंदी अपने अंदर एक पूरे अक्षर को सिकोड़ कर बैठी होती है। ये बिंदी के अस्तित्व को समझाने का एक बहुत ही सटीक और आधुनिक तरीका है। संगीत जो सम प्लस गीत है, या संकल्प सम प्लस कल्प, इन सब में वो बिंदी एक एक्सट्रैक्टेड वर्जन है। लेकिन अगर पुराने जमाने की बात करें, जब लोग हाथ से लिखते थे, तो क्या उन्हें आधे म से कोई परेशानी थी? यह लिखने की इकोनॉमी और डेटा कंप्रेशन का शानदार ऐतिहासिक उदाहरण है। डेटा कंप्रेशन पुराने जमाने में? बिल्कुल। जब सब तुच्छ भोजपत्र या कागज पर हाथ से लिखा जाता था तो बार बार आधा म लिखना समय लेता था और जगह भी घेरता था। इसलिए ऋषियों और विद्वानों ने उसे सिकोड़कर एक बिंदी में बदल दिया। इससे लिखने की गति भी बढ़ी और जगह भी बची। डेटा कंप्रेशन, क्या बात है। अब हम नोट्स के आखिरी और सबसे जटिल पन्नों पर आ गए हैं। यहाँ नियमों के आगे IMP यानी इम्पोर्टेंट लिखा हुआ है। ये दोनों नियम 6 अक्षर के क्लस्टर से जुड़े हैं। जहाँ आधा च और छ साथ आते हैं, ये नियम थोड़े ट्रिकी हो सकते हैं। पहला नियम कहता है कि अगर किसी शब्द में छ से पहले कोई स्वर आए तो संधि विच्छेद करते समय वो आधा च पूरी तरह से गायब हो जाता है, ड्रॉप हो जाता है। मतलब वो छ वहां था ही नहीं। जैसे विच्छेद टूटता है V प्लस छेद में, स्वच्छंद बनता है स्व प्लस छंद। यहाँ V और स्व के अंत में स्वर है, इसलिए बीच का च गायब हो गया। बिल्कुल सही। मुझे ये बात थोड़ी अजीब लग रही है। कोई अक्षर अचानक हवा में से कैसे प्रकट हो सकता है? मतलब क्या ये नियम थोड़ा मनमाना नहीं लगता? ये मनमाना बिल्कुल नहीं है। ये ध्वनि विज्ञान का सीधा परिणाम है। कोई भी व्यक्ति इस प्रयोग को खुद करके देख सकता है। कैसे? V और छेद को अलग अलग बोलें, फिर धीरे धीरे गति बढ़ाएं और बिना रुके एक साथ बोलें। छ एक ऐसी ध्वनि है जिससे बोलने के लिए मुंह में हवा का भारी दबाव बनाना पड़ता है। छ छ छ। हाँ, दबाव तो है। जब कोई स्वर सीधे छ से टकराता है तो हमारा मुंह प्राकृतिक रूप से उस हवा को रोकने के लिए बीच में च की पोजीशन बना लेता है। बिना छ लगाए विभा और छेद को एक साथ तेजी से बोला ही नहीं जा सकता। मुंह से विच्छेद ही निकलेगा। ये तो कमाल है। मैंने अभी कोशिश की और सच में बिना छ के से बोलना नामुमकिन सा है। और अब इस नोट्स का आखिरी नियम देखते हैं, जो और भी बड़ा बदलाव दिखाता है।
7वां नियम? हाँ, अगर किसी शब्द में छ से पहले कोई व्यंजन आए तो ये क्लस्टर दो बिल्कुल अलग अक्षरों में टूट जाता है। आधा च बदलकर हलंत वाला त बन जाता है और छ बदलकर श या श बन जाता है। ये नियम वाकई थोड़ा चौंकाने वाला है, क्योंकि यहाँ दोनों अक्षर अपनी मूल पहचान पूरी तरह बदल रहे हैं। जैसे सच्छासन टूटकर बनता है सत प्लस शासन और उच्छ्वास बनता है उत प्लस श्वास। ये मुझे बिल्कुल किसी केमिकल रिएक्शन जैसा लगता है। केमिकल रिएक्शन? हाँ, जैसे हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस मिलकर पानी बनाते हैं, जो उन दोनों गैसों से बिल्कुल अलग दिखता है। त और श का टकराकर छ में बदल जाना एक परफेक्ट केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन है। इस ट्रांसफॉर्मेशन के पीछे भी वही घर्षण का विज्ञान है। त बोलते समय जीभ दांतों पर होती है और श बोलते समय तालू पर। जब त और श को एक साथ तेजी से बोलने की कोशिश की जाती है तो वो घर्षण और हवा का दबाव इतना ज्यादा होता है कि वो छ की ध्वनि में बदल जाता है। अच्छा, तो उच्छ्वास बोलते समय जो छ निकलता है वो असल में त और श के तेजी से टकराने का ही मिश्रित रूप है। बिल्कुल। अगर कोई उच्छ्वास का मतलब ढूंढना चाहे तो शायद वो तब तक समझ ही न पाए जब तक कि इसे उत और श्वास में न तोड़ दे। विच्छेद करते ही अर्थ शीशे की तरह साफ हो जाता है। ऊपर की ओर ली गई सांस। यही व्यंजन संधि की असली ताकत है। इन नोट्स को इस तरह क्रमानुसार देखने के बाद एक बात बहुत स्पष्ट होती है, भाषा कोई मनमाने नियमों का कलेक्शन नहीं है। हाँ, रटने की कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये एक हाईली लॉजिकल और साइंटिफिक ब्लूप्रिंट है। शब्दों की स्पेलिंग और अर्थ रटने के बजाय एक गणितीय या वैज्ञानिक समीकरण की तरह उन्हें हल किया जा सकता है। इन सारे नियमों और कॉन्सेप्ट्स को डिकोड करने के बाद ऐसा लग रहा है जैसे हिंदी भाषा का कोई बहुत बड़ा सीक्रेट हैक मिल गया हो। अब जब भी कोई जटिल शब्द सामने आएगा तो दिमाग अपने आप उसे एक्सट्रैक्ट करने लगेगा, जिप फाइल की तरह। हाँ, लेकिन इस डीप डाइव को खत्म करने से पहले एक बहुत ही दिलचस्प विचार है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। वो क्या? आज हमने देखा कि व्यंजन संधि के ये सारे नियम सदियों पहले लोगों द्वारा बोलने की सुविधा, गति और ब्रेथ इकोनॉमी के आधार पर बनाए गए थे। तो जरा आज के इस डिजिटल युग के बारे में सोचिए। आज का डिजिटल युग? हाँ, आज हम टेक्सटिंग में शब्दों को लगातार छोटा करते हैं। वॉइस नोट्स में हम शब्दों को आपस में इस तरह से जोड़कर बोलते हैं जो शायद आज से 100 साल पहले किसी ने सोचा भी नहीं होगा। ये एक बहुत ही प्रासंगिक दिशा है। हम लगातार भाषा को और ज्यादा सिकोड़ रहे हैं अपने उंगलियों और सांसों की सुविधा के लिए। तो क्या ऐसा हो सकता है कि आने वाले 100 या 200 सालों में हिंदी या किसी भी भाषा में कुछ बिल्कुल नए संधि नियम बन जाए? मतलब टेक्सटिंग वाले नियम? हाँ, क्या हमारी आज की ये टेक्सटिंग की आदतें और वॉइस नोट्स के शॉर्टकट्स भविष्य की ग्रामर की किताबें तय करेंगे? शायद भविष्य के व्याकरण के नोट्स में आज के हमारे टेक्सटिंग पैटर्न्स ही नए नियमों के रूप में पढ़ाए जाएंगे। भाषा हमेशा एक बहती नदी की तरह होती है जो समय और सुविधा के अनुसार अपना रास्ता खुद बनाती है। ये सोचना बहुत ही रोमांचक है। बिल्कुल। तो इस विचार के साथ हम आज के इस अध्ययन को यहीं पूरा करते हैं। इस सवाल पर जरूर विचार कीजिएगा।